रेगुलरली कहते रहते थे कि सर ये टैक्सेशन वगैरह के ऊपर थोड़ा सा बता दो डिटेल में। तो देखिए इस वीडियो में मैं बेसिक क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, और कोई आपका कुछ का खुद का कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हों या फिर कुछ स्पेसिफिक आपका कुछ चीज़ हो तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। बट बेसिक ओवरव्यू मैं थोड़ा सा यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा जिससे आप थोड़ा सा चीज़ें समझ जाएं, एंड कोई आपको अगर गलत समझाने की कोशिश कर रहा हो तो एटलीस्ट आप आर्ग्यूमेंट कर पाए। गलत मैं भी हो सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सही चीज जितना मुझे पता है वो बता दूं, सो दैट क्या हो कि एटलीस्ट गलत चीजें स्प्रेड आउट ना हो एंड किसी को कोई इजीली बेवकूफ ना बना पाए। तो पहला चीज, स्टॉक मार्केट में किस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन तो इक्विटी के नॉर्मल शेयर परचेज सेल ये सब होते हैं। एक हो गया एफएनओ ट्रेडिंग का, कि कुछ लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सब ट्रेडिंग करते हैं, वो हो गया। कुछ लोग दोनों करते हैं। तो किस तरह को क्या समझते हैं हम, क्या नहीं समझते हैं, क्या चीज बिजनेस इनकम में कैलकुलेट होगा, क्या चीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, सब चीजें इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और जितना मुझे आता है मैं उतना समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, सो दैट अगर मैं बाकी व्यूअर्स को एटलीस्ट उतना करेक्शन समझ में आए। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। कोई सेक्शंस या रूल्स वगैरह आपको पता है जो मुझे नहीं पता है तो वो कमेंट करके उस कोटेशन के संग बता दीजिएगा, सो दैट क्या हो, क्योंकि मैं टैक्स प्रैक्टिस में नहीं हूँ। ठीक है, मतलब मैं खुद सीए हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस वाला काम नहीं करता हूँ। हाँ, मैं टैक्स फर्म्स के संग एसोसिएटेड हूँ, उनकी कंसल्टेंसी वगैरह करता हूँ। बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें मुझे टैक्सेशन का मुझे पढ़ना भी पड़ता है एंड लॉस का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। लेकिन मैं डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंसी में या किसी का आईटीआर भरना और ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। मैक्सिमम व्यूअर जो हमारे पुराने वो जानते हैं कि मैं छोटी मोटी चीज़ों में इंटरेस्ट कम लेता हूँ। हाउएवर, मैं चाहता हूं कि नॉलेज लोगों तक पता रहे और लोग सही चीज से गाइडेड रहें। अब आते हैं कि टैक्स फाइलिंग इनकम शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी क्यों होती है। देखिए, पहला चीज, आपका हो सकता है कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आप लॉस में है। इनिशियली ट्रेडिंग के करियर में सब लोग लॉस में होते हैं। सब लोग मतलब सब लोग, हम भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे। अगर आप लॉस का फाइलिंग करते हो कि हाँ हमारा इस साल लॉस हुआ है, तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है एक टिल ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो उतने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड उसको कर सकते हो लॉस को। उतने साल तक चूंकि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो हो सकता है कि मान लो इस साल आपका किस्मत खराब है, अगले साल आपका मेहनत आपको रिवॉर्ड करने लगा एंड आप अगले साल प्रॉफिटेबल हो गए। तो अगर आपका लॉस फाइल किया हुआ है और मान लो इस साल 1 लाख का लॉस फाइल किया हुआ है, अगले साल 1.5 लाख इनकम होता है, तो 1 लाख पहले लॉस एडजस्ट होगा, 50,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। और मान लो आपने फाइलिंग नहीं की है, तब पूरे 1.5 लाख पे आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। इसलिए रिटर्न फाइलिंग जरूरी है। अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करके एटलीस्ट कैरी फॉरवर्ड करते रहना चाहिए कि किसी साल आपका किस्मत अच्छा हो गया और आप वहां से प्रॉफिटेबल होना चालू हो गए, तो एटलीस्ट पुराने लॉसेस का बेनिफिट आपको मिल जाए। तो चलिए आते हैं डिटेल में डिस्कशन पे। मैं स्क्रीन पे आपको ले चलूंगा। उससे पहले एक टैक्स सेविंग का प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आप सैलरीड वाले हो या आप जॉब वाले हो या आप बिजनेस वाले हो या एफएनओ ट्रांजेक्शन वाले हो, आपको टैक्स सेविंग करने के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। उसमें एक टर्म इंश्योरेंस है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, लाइफ अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस सिचुएशन के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एंड मेंटली इसलिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि भाई देखिए, आपका कैसा है कि जितना भी आप कमा लो, आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा ये सोचने वाला भी कोई होना चाहिए, राइट। तो वो सोचने का और आपका एफर्ट और आपका मेहनत, वो थोड़ा सा पैसे रहने से और इजी हो जाता है। पैसे रहने से इजी हो जाता है इन द सेंस कि अगर आप नहीं हैं और आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल गया है, आपके जो भी आपने नॉमिनी रखा था उनको एक लमसम अमाउंट मिल गया है आपके इंश्योरेंस का, तो उससे क्या है, उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो मैं टर्म इंश्योरेंस के लिए ना आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ, पॉलिसी बाजार। यहाँ पे कैसा है ना, आप ये बेसिक डिटेल्स अपना फिल करोगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर वगैरह, तो आपको क्या है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस 500 रुपए से कम तक में, आपके एज पे डिपेंड करेगा। जितना कम एज में लोगे उतना कम प्रीमियम लगता है। एंड आप क्या क्या राइडर्स लेना चाहते हो, राइडर्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं राइडर्स के। मतलब किसी ने एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट ऐड करा लिया, किसी ने क्रिटिकल इलनेस का करा लिया, किसी ने इनकम बेनिफिट करा लिया, किसी ने एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का करा लिया। ये सब राइडर्स आप ऐड करा सकते हो। एंड जो भी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 20 टाइम्स जो मतलब कवर है, सम एश्योर्ड है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो मान लीजिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उतना आप अगर अपना ले लेते हो कवर,
तो जिससे अभी मान लीजिए आपकी 5 लाख एनुअल सैलरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जब आपका कुछ भी अनसर्टेन चीज हो जाए, कोई नहीं चाहता कि हो, लेकिन अगर हो जाए तो आपकी फैमिली को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे आप 20+ इंश्योरेंस के प्लान कंपेयर कर सकते हो, क्लेम कर आपका किसका क्लेम कितना अच्छा है, किसका क्या बेनिफिट्स है, ये सारा पढ़ सकते हो, क्या क्या बेनिफिट उन प्लान्स में मिल रहा है वो सब आप देख सकते हो। जितनी कम एज में लोगे उतना अच्छा है। प्लस पॉलिसी बाजार से लेने का एक बेनिफिट आपको ये रहेगा कि क्लेम असिस्टेंस में 24/7 आपको हेल्प करते हैं। कुछ कुछ प्लान्स इनके ऐसे हैं जिसमें 80 ईयर्स तक का लाइफ कवरेज आपको मिलता है। ऑनलाइन लेने पे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड कोई ब्रोकर एजेंट और कमीशंस का आपका चक्कर नहीं लगेगा। प्लस आपको 80C का डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो 80C का डिडक्शन भी मिल जाएगा इंश्योरेंस से आपको। एडिशनली अगर आपको जरूरत रही तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आके आपका डॉक्यूमेंटेशन, सिलेक्शन और क्लेम प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप उसको देखिए एंड अपना एक टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट लेके रखिए, सो दैट आप लाइफ में हमेशा सेफ गार्डेड रहें। चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कशन डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज, जो इक्विटी का इंट्राडे ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, इक्विटी इंट्राडे को हम कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। ध्यान रखिएगा, और ये मैं चार्ट वाइज लिख के बता रहा हूं जितना मुझे पता है उसके हिसाब से। ठीक है, इक्विटी इंट्राडे मतलब क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि आपने रिलायंस का शेयर 100 रुपए में खरीदा और आपको लगता है कि ये अभी बढ़ जाएगा, तो वो होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने खरीदा और बेचा, प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है, जो भी है, लेकिन वो आपका टर्नओवर में काउंट होगा। लॉस कितने साल तक इसका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 4 साल तक का। और अगर प्रॉफिट होता है तो आपका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट आपका ऐड होगा आपके नॉर्मल स्लैब में। मान लीजिए आपका जो इनकम स्लैब है, मान लीजिए आपका 2 लाख का अदर इनकम है, सैलरी का हो सकता है, कोई भी अदर कैटेगरी का हो सकता है, उसमें आपका ये प्रॉफिट रहेगा तो ऐड हो जाएगा, और लॉस रहेगा तो एडजस्ट नहीं होगा, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। टर्नओवर इसमें कैसे होता है, 10 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। टर्नओवर कैसे होता है मैं आगे आपको नीचे में बताऊंगा। इक्विटी डिलीवरी में, इक्विटी डिलीवरी अगर साल में आपका बाइंग एंड सेलिंग लेस देन 5 करोड़ है, ठीक है, तो वो आपका आएगा कैपिटल गेन्स में, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और अगर मोर देन 5 करोड़ है, यानी कि आपका बिजनेस ही यही है, तब वो आपका कैपिटल गेन में काउंट नहीं होगा, तब आपका वो बिजनेस इनकम में काउंट होगा। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि बाइंग एंड सेलिंग अगर मोर देन 10 करोड़ है तो वो फिर आपका बिजनेस इनकम में कैलकुलेट होगा, ना कि आपका कैपिटल गेन में। एंड लेस देन 5 करोड़ है अगर, तो आपका काउंट होगा ये कैपिटल गेन्स में। और कैपिटल गेन्स में ये जो काउंट हो रहा है आपका, उसमें 2 तरीके का चीज आता है। इक्विटी के लिए अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है 15% करके। अगर लॉस है तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगेन और टैक्स ऑडिट 10 करोड़ के नीचे से ज्यादा है तभी कराना पड़ता है। तो 10 करोड़ अपना बेंचमार्क है टैक्स ऑडिट के लिए। इसमें होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जिसमें 10% ही टैक्स लगता है, प्लस 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। तो मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 5 लाख का, और 1 साल बाद आपने बेचा उसको 6.5 लाख रुपए में, तो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 पे ही 10% टैक्स देना है। वेर एज आपने उसको 9 महीने बेच दिया तो पूरे 1.5 लाख रुपए में 15% टैक्स देना है आपको। ठीक है, और मान लीजिए आपका टोटल टैक्स में बेनिफिट आपका आया मोर देन 5 लाख रुपीज, तो आपका 1 लाख रुपीज पहले हट जाएगा, बाकी 4 लाख पे आपका ऐड होगा आपका ये, बाकी 4 लाख पे 10% टैक्स करके लगेगा, ये ध्यान रखना है। और ये कैपिटल गेन्स के अंडर टैक्स होगा, ना कि नॉर्मल स्लैब के अंदर। बाइंग एंड सेलिंग मोर देन 5 करोड़ होगी तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा, जो कि नॉर्मल स्लैब के हिसाब से होगा। ये हमने बताया इक्विटी का। अगर डेट का बात करेंगे, अच्छा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का भी सेम चीज है, ध्यान रखिएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए भी सेम चीज है, उनमें भी 12 महीने का होल्डिंग पीरियड देखना पड़ता है। 1 साल आपने होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर 1 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म, और अप टू 1 लाख टैक्स फ्री है। डेट म्यूचुअल फंड्स में कैसा है, ये पीरियड 36 मंथ्स का है, रूल सारे सेम है। बस डिफरेंस क्या रहेगा, आपका इनकम क्या होगा। अगर डेट म्यूचुअल फंड में ये नॉर्मल बिजनेस स्लैब में ऐड हो जाएगा, लॉस होता है तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ है, 3 साल से ज्यादा आपने अगर होल्ड किया डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, तो आपका कैपिटल गेन लगेगा 20%। यानी कि मान लीजिए आपने डेट म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए कमाए और 3 साल होल्ड कर लिया, तो आपका 20% उस पर टैक्स खाली लगेगा। और अगर आपने उसको 3 साल के पहले बेचा तो वो जो भी इनकम आया है वो आपके नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा।
इसका कैलकुलेशन क्या बोलता है, ये आएगा कैपिटल गेन के अंडर और ये आएगा नॉर्मल स्लैब के अंडर। डेट म्यूचुअल फंड्स के लॉसेस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एफडी का इंटरेस्ट इनकम अप टू 10,000 एग्जेम्प्ट है, मोर देन 10,000 आपके नॉर्मल सैलरी में या नॉर्मल जो भी इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा। पीपीएफ ईपीएफ अगर विड्रॉल हुआ है तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट में आता है। ठीक है, अब पहले आते हैं कि एफएनओ में टैक्सेशन कैसे होता है और टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए टर्नओवर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड इसको डिटेल में समझिएगा। इक्विटी के लिए टर्नओवर कैसे होता है, इक्विटी के लिए टर्नओवर होता है, बाई आपने किया 10 रुपए में, सेल किया आपने 12 रुपए में, तो टर्नओवर हो गया 10 और 12 दोनों जुड़ जाता है, बाई और सेल ऐड कर दिया जाता है, हो जाता है 22। इक्विटी के लिए टर्नओवर 22 ऐसे निकलेगा। एफएनओ में अगर आपने 10 में कोई चीज खरीदा, 12 में आपने बेचा, तो टर्नओवर होगा 2। आपने 10 में कोई चीज खरीदा और 8 में बेचा तो भी टर्नओवर 2 होगा। मतलब जो आपका एमटीएम अमाउंट है, लॉस या प्रॉफिट अमाउंट है, वही आपका होता है आपका टर्नओवर। इसमें मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने वैल्यू का होगा वही ट्रांजेक्शन काउंट होगा फॉर टर्नओवर इन एफएनओ। एकदम डिफरेंस क्लियर रखिएगा। बाई और सेल के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, बाई और सेल के बीच में जो डिफरेंस है वही ट्रांजेक्शन टर्नओवर में काउंट होगा। इसको आप किसी भी नाम से घुमाइएगा। काफी लोग बोलेंगे सर ऑप्शन सेलिंग में ऐसे काउंट नहीं होता, वैसे काउंट नहीं होता, वो सब बोलने दीजिए। वो सब 10 में चीज आपने बेचा और उसको 8 में खरीद लिया तो 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, ये 2 रुपए आपके एमटीएम में ऐड होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है और इसी तरह से कैलकुलेशन करना है आपको। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल कैसे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए किसी ने बैंक निफ्टी का फ्यूचर में 20,000 रुपए का लॉस कर दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन में उसने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। टाटा मोटर्स का जनवरी का सीई में उसने 25,000 रुपए का लॉस कर लिया। मार्च का रिलायंस का मार्च का सीई में 26,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया। निफ्टी का सीई में 20,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया। टोटल उसका अमाउंट क्या आएगा, ये लॉस प्रॉफिट आपस में एडजस्ट होकर तो बहुत कम अमाउंट बचेगा। उसका नेट नेट प्रॉफिट सिर्फ आ रहा है 11,000 रुपये ही। ठीक है, लेकिन उसका टर्नओवर काउंट कितना होगा, टर्नओवर होगा 1,01,000 रुपये। ठीक है, तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10 करोड़ हमारा ऑडिट का स्लैब है वो हमारा कहां पे आएगा, वो हमारा आएगा इस पे। टर्नओवर ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है, एक्सपायरी वाइज कॉन्ट्रैक्ट वाइज लेना है हमें। ठीक है, ऑल फाइनेंशियल गेन ऑब्लिक लॉस इज ए टर्नओवर, यानी कि जो मैंने बताया आपको, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वही टर्नओवर है। और इक्विटी में आपका जो भी आपने बाई किया एंड सेल किया दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आपका टर्नओवर होता है। अब मान लीजिए ऐसे करके साल में आपका प्रॉफिट आया, से फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट आया 12 लाख रुपए। ठीक है, पूरे साल का। अब इसमें आपने कुछ खर्चे किए, मतलब एसटीटी लगा, ब्रोकरेज लगा, स्टैम्प ड्यूटी लगा, नेट प्रॉफिट आया 9 लाख रुपए आपका। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं तो वो निकल के आए तो 9 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम बचा। टैक्सेबल इनकम 9 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब 9 लाख रुपए में अगर आपका पिछले साल का कोई लॉस वगैरह है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर कैरी फॉरवर्ड है तो फिर वो एडजस्ट होगा और 5 लाख रुपए मान लीजिए लॉस था तो वो हो गया ये क्या नाम है, सॉरी, ये प्रॉफिट का हो गया सिनारियो। अब मान लीजिए आपका लॉस का है तो लॉस में अगर मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए लॉस है, ठीक है, और 3 लाख का एक्सपेंसेस आपका हम पकड़ लेते हैं तो 8 लाख टोटल नेट लॉस हुआ, जो कि आप अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेट लॉस कैन बी एडजस्टेड एनी अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि आपका जो लॉस अमाउंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक आईटीआर फाइलिंग का ये भी बेनिफिट है। चूंकि ये बिजनेस इनकम में कैलकुलेट होगा एफएनओ टैक्सेशन, तो एफएनओ टैक्सेशन चूंकि बिजनेस इनकम में कैलकुलेट हो रहा है तो जो भी आपका लॉस अमाउंट है वो मान लीजिए आपका किसी दूसरे बिजनेस से कोई इनकम है तो उससे एडजस्ट होगा। काफी लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूबर सारे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, तो देखिए जो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, मान लीजिए उनका यूट्यूब से कुछ इनकम आ रहा है, कोर्स बेच के कुछ इनकम आ रहा है, तो वो उनका उस बाकी इनकम सोर्स से जो प्रॉफिट है उसमें ये लॉस एडजस्ट होगा एंड बाकी जो बच गया अमाउंट उस पर उनको टैक्सेशन देना पड़ेगा। ये कहानी होती है। ये हो गया। अब मान लीजिए इसको हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है 2.5 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है आपका 2 लाख रुपए, आपका एफएनओ में लॉसेज है 8 लाख रुपए का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 2 लाख रुपए का, तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना बना, 8 लाख एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज से। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम आपका कितना बना, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस होगा 4 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि 4 लाख का प्रॉफिट आपने यहाँ एडजस्ट किया और 4 लाख का लॉस आप 8 साल तक
कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कोई और बिजनेस इनकम है तो उससे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो 2.5 लाख सैलरी वाला इनकम है उस पर आपका टैक्सेबल काउंट रहेगा। ये हो गया बेसिक चीज। अब आते हैं क्रिप्टोज के ऊपर टैक्सेशन का। तो देखिए क्रिप्टो पे क्लियर है, प्रॉफिट है तो 30% टैक्स है। काफी लोगों का ये डाउट रहेगा कि सर क्रिप्टो में टीडीएस जो कटता है, तो इंडिया में जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है उसमें टीडीएस कटता है। अगर आपका वो रहेगा तो आपका मतलब आपका 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा, एंड उसके हिसाब से आप अपना बेनिफिट ले लीजिएगा। अगर आपका कुछ प्रॉफिट उसमें आ रहा है तो टीडीएस जो कटा है उसको आप एडजस्ट करके अपना कैलकुलेशन दे दीजिएगा। ये हो गया। और इसमें हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मतलब बिटकॉइन का प्रॉफिट बिटकॉइन का लॉस ही एडजस्ट होगा। आप बिटकॉइन का शिबा से नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और हाँ, ये जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, काफी लोग डेल्टा एक्सचेंज वगैरह पे ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडिया में अगर आप कर रहे हो, इंडिया में जैसे कॉइन डीसीएक्स पे आपने किया, कॉइन स्विच कुबेर में किया, तो वो ये टैक्सेशन परव्यू में आता है। बट आपने मान लीजिए डेल्टा एक्सचेंज पे किया, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडियन परव्यू में नहीं आता क्योंकि इंडिया के बाहर वो रजिस्टर्ड है। तो मान लीजिए आपने उसमें 100 यूएसडीटी खरीद के ट्रांसफर किया और फिर वापस आप 110 यूएसडीटी ले आ रहे हो, तो 10 यूएसडीटी आपका प्रॉफिट है। उस 10 यूएसडीटी प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही कैलकुलेशन इसमें बैठता है। तो मैंने कोशिश किया आपको प्लेन वैनिला जितनी चीजें थी वो समझाने की। और कोई कंफ्यूजन रहेगा तो ठीक है, आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। और देखता हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि 2-3 जो फ्रेंड्स हैं जो टैक्सेशन वगैरह में इन्वॉल्व हैं उनको पूल करके एक पोर्टल बनाऊं और जहां से लोगों को हेल्प कर सकूं। अगर वो अपना टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो लोगों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है ये चीज़, तो जो कॉस्ट मार्केट में चल रहा होगा या जो नॉर्मल मार्केट रेट है उसी रेट में हम भी करवा देंगे। तो क्या होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो अपना यूज़ कर लेगा, एंड कम से कम कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंप्लीफाइड रहेंगी। और टैक्स फाइलिंग जरूरी है, करके जरूर रखिए। उससे क्या होगा, कभी इन फ्यूचर लॉसेज आपके होंगे तो ये एडजस्ट होंगे। और ये वीडियो रेफरेंस पर्पस के लिए था। अगर टैक्स लॉज में कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से डिसीजन एंड कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।